नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ लोगों का ये निवेदन था कि मैं लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं इसके बारे में आपसे बात करूं। तो आपने विषय चुन लिया है, आपने किस क्षेत्र में काम करना है वो आपने चुन लिया है, आपका चयन हो गया है और अब आप जो है सामग्री इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सामग्री आपने मूलतः ये सामग्री जो है रिसर्च आर्टिकल्स होती है, किताबें प्राय कम होती हैं। न्यूज़पेपर्स में जो लिखा गया है, मैगज़ीन्स में जो लिखा गया है वो प्राय आप लिटरेचर रिव्यू में नहीं लेते हैं। अगर इनमें से कुछ लेना ही है तो आप इंट्रोडक्शन में उसको ले लें, जहाँ आप थोड़े इसके रेफरेंसेस वगैरह जो कहा गया है वो आप ले सकते हैं। मगर मूलतः लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप जर्नल से लेते हैं और कभी कभी आप कुछ जो नई किताबें आई हैं उसके बारे में ले सकते हैं। ऐतिहासिक वर्णन भी आप लिटरेचर रिव्यू में नहीं करते हैं। जैसे कोई किताब समझिए 15-20 साल पहले लिखी गई हो या कोई रिसर्च आर्टिकल जो बहुत पहले छपा हो 10-12-15 साल पहले, तो प्राय उनका वर्णन नहीं करते हैं। आधुनिक मतलब पिछले 4-5 साल में जो काम हुआ हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं आप। तो समझिए अब आपने 10-15-20-25 आर्टिकल आपने इकट्ठे कर लिए। कैसे इकट्ठे करें, आपसे विषय से संबंध है या नहीं, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे उन हर आर्टिकल को और जो है ना एक टेम्पलेट बनाएंगे या एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल में जो है आप अलग अलग के कॉलम बनाएंगे, 5-6-7 कॉलम हो सकते हैं। उन कॉलम के अंदर आप जो आर्टिकल से जो जानकारी मिलती है उसको आप लिखना शुरू करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको वापस उस आर्टिकल पे जाना ना पड़े। जितनी भी संक्षिप्त जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस आर्टिकल से मिलती है वो इस टेबल में आप रख दें। तो जैसे उदाहरण के रूप में टेबल में क्या क्या आप नोट करेंगे। पहला कॉलम जो लिखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको बहुत से कॉलम रहेंगे। पहले कॉलम के अंदर आप ये लिखेंगे कि आर्टिकल का नाम क्या है, टाइटल क्या है वो लिख देंगे। दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे कहाँ कौन से पत्रिका में छपा है और कब छपा है, यह आपका दूसरा कॉलम हो गया। तीसरे कॉलम के अंदर ये लिखेंगे कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी। मेथोडोलॉजी में अब आप अलग अलग उसके कई कॉलम बन जाएंगे। जैसे अपन मेथोडोलॉजी के बारे में चर्चा भी आगे अभी हालचाल में कर रहे हैं। एक मेथोडोलॉजी में यह बन जाएगा कि क्या उसके अंदर सवाल उठाए गए हैं, या अगर क्वांटिटेटिव है आपकी स्टडी तो किस तरह की हाइपोथेसिस उसके अंदर लिखी गई हैं। तो पहले तो आप सभी हाइपोथेसिस ले लेंगे, 4, 5, 6, 2, 3 जितने भी हाइपोथेसिस लिखी गई हैं। और अगर आपको पूरी भी नहीं लेना है तो विशेष रूप से उन हाइपोथेसिस या सवालों को लिखेंगे जो आपके सवालों से मिलती जुलती हैं, उसको लेना बड़ा ज़रूरी है। तो आपने हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस आपने लिख लिए। अगले कॉलम में लिखेंगे क्या सैम्पल साइज था, सैम्पल कौन था। जैसे कि अगर समझिए आप पाठकों अखबार के बारे में बात कर रहे हैं तो अखबार के पाठकों के बारे में आप लिख देंगे, उसका सैम्पल साइज़ क्या था वो आप लिख देंगे। और आखिरी में कम से कम एक बात ज़रूर लिखेंगे उस कॉलम के आखिरी कॉलम में कि इस लेख में आपको किस तरह के निष्कर्ष या आपको किस तरह की फाइंडिंग्स मिली हैं, और वो फाइंडिंग्स ज़रूर उनसे संबंधित हो जो हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस आपने दूसरे या तीसरे या चौथे कॉलम के अंदर नोट की हैं। तो इस तरह से जब आप लिखते चले जाएंगे तो आपने 10, 15, 20 लेख जो निकाले हैं उनकी पूरी जानकारी आपको 6, 8, 10 पन्नों के अंदर मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया उसका फ़ायदा ये रहेगा कि अब आपको रिसर्च आर्टिकल्स पे जाने की ज़रूरी नहीं है। आपको वो सब महत्वपूर्ण जानकारी जो लिटरेचर रिव्यू लिखने में मदद करेंगी वो आपको अपने टेम्पलेट या टेबल में मिल गई हैं। अब आप उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अब आप सिर्फ एक लेख नहीं पढ़ रहे हैं, कई लेखों से जो प्राप्त आपको जानकारी मिल रही है वो लिख लेंगे। अब आप समझिए कि आपको हाइपोथेसिस कुछ मिलती जुलती दिखी और हाइपोथेसिस लगभग उसी तरह की रहेंगी जैसे आप जिसमें आपकी रुचि है, मगर उनके निर्णय आपको अलग देखने को मिलते हैं। तो आप लिखेंगे कि इस लेख में जो यहाँ छपा था या ना छापा था, ये भी ना लिखें, ज़रूरी नहीं है। इस लेख के अंदर जो सर्वेक्षण या जो रिसर्च किया गया था वो इन लोगों के बीच किया गया था, इस वर्ष में किया गया था, उससे आपको यह जानकारी निकल कर आई है। मगर दूसरे लेख में जो कहीं और जगह किया गया था, जिनके हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस मिलते जुलते थे, उनसे सैंपल दूसरा था या वही था, मगर उसकी फाइंडिंग दूसरी तरह से निकल कर आई हैं। ये सब जानकारी आप जो है उस तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो हमने ये कहा था कि जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो आप इस तरह से ना लिखें कि एक किताब या रिसर्च आर्टिकल के अंदर ये दिया गया था, उसके अंदर ये हाइपोथेसिस थी, उसके अंदर ये फाइंडिंग्स मिली थी, वो सर्वेक्षण यहाँ किया गया था। मूलतः बात यह है कि आप सबको अलग अलग इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली लिखने के बजाय सबको एक साथ मिला जुला कर आप लिखेंगे। तो उसमें कम से कम 3 बातें आना ज़रूरी हैं।
या तो एक बात तो ये कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था, उसके निष्कर्ष क्या निकल कर आए थे, और उसमें मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल की गई थी। और अगर आपको कोई समानता दिखती है तो आप उस समानता को लिखना शुरू करेंगे कि हालांकि जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, हालांकि दो सर्वेक्षण अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के बीच किए गए थे, मगर उनकी फाइंडिंग्स, उनके निष्कर्ष लगभग समान निकले थे। तो अब आप जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या आप अपने जैसे मुझे 2 सर्वेक्षण किए गए थे जो अलग अलग देशों में किए गए थे, अब आप जो है दिल्ली के आसपास या किसी और शहर के हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आपका जिन लोगों के बीच आप सर्वेक्षण कर रहे हैं वो थोड़े भिन्न हैं, वो थोड़े दूसरे हैं। तो आप लिखेंगे कि फिर वो उनका नतीजा बताने के बाद, उनका संक्षिप्त विवरण देने के बाद कि क्या ये नतीजे मुझे भी मिलेंगे, ये कारण हो सकता है आपका सर्वेक्षण करने का। इसी तरह जो है आप सर्वेक्षण के जो समरी जो निकल कर आती है, उससे जो इनसाइट निकल कर आती है, जो सारांश या पैटर्न जो आपको दिखाई देता है, उसका आप वर्णन करते चले जाएंगे। तो अगर आपको दिखता है कि एक स्टडी समझिए 5 साल पहले की गई थी और उसका ये नतीजा निकल कर आया, मगर जो स्टडी या सर्वेक्षण जो पिछले 2 साल पहले किया गया था, उसके नतीजों में कुछ आपको भिन्नता दिखाई देती है, तो उसको आप रेखांकित करके लिखेंगे। एक ये तरीका हो सकता है सर्वेक्षण या अपने लिटरेचर रिव्यू लिखने का, जो काफ़ी अच्छा तरीका, मुझे उस तरह का लिटरेचर रिव्यू लिखना पसंद है। मगर लोगों ने अलग अलग, आप पीएचडी थीसिस देखें जो विदेशों में या हिंदुस्तान में या दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में लिखी गई हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका जो मैं आपको बता दूं जो अपनाया गया था वो ये था, जैसे समझे यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस को लेकर स्टडी चल रही है, तो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस की महत्वपूर्ण बात क्या है, वो जो सर्वेक्षण, जो मीडिया का जो रिसर्च हुआ है, उसका अधिकांश रिसर्च जो है मीडिया इफेक्ट्स में हुआ है। मीडिया इफेक्ट जैसा मतलब समझते हैं कि मीडिया का प्रभाव पाठकों पर, दर्शकों पर या अन्य लोगों पर क्या रहा है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस ने एक महत्वपूर्ण अंतर लाया था। अब यूजेस एंड मीडिया इफेक्ट्स के बारे में देख लीजिए, हाइपोडर्मिक नीडल है, वो ये बताती है कि अगर कुछ मीडिया कहता है तो लोग एकदम से स्वीकार कर लेते हैं। बहुत पुरानी थियरी या मॉडल है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाइए टू स्टेप फ्लो में, वो भी यही बात बताती है, उसके अंतर्गत भी यही बात छुपी हुई है कि मीडिया का प्रभाव लोगों पे, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों पे कैसा पड़ता है। फिर उसके बाद मल्टीपल स्टेप फ्लो निकल कर आया, वो भी यही बात कहता है मूलतः कि मीडिया का असर लोगों पे क्या क्या हुआ है और कैसे समाचार धीरे धीरे समाज के अंदर डिफ्यूज होता है, फैलता है। उसके बाद कुछ और थियरीज निकल कर आई और कई मॉडल निकल कर आए। उन सब मॉडल में एक बात समान थी, निहित थी, वो ये कि मीडिया का असर क्या पड़ता है। अब मगर यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन ने बहुत बड़ा गैप निकाला इसके अंदर। गैप ये निकाला कि अभी तक जो सर्वेक्षण होते आ रहे थे, अभी तक जो थियरी मानकर चल रही थी कि मीडिया का प्रभाव लोगों पे क्या पड़ता है, मगर ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था उस समय तक कि लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस ने ये सवाल उठाया और उसके बाद आप जानते हैं कि करीब 1,500-2 हज़ार तरह के सर्वेक्षण हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काम हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है, इसके आधार पर जो है कई पीएचडी थीसिस वगैरह लिखी गई हैं। तो एक पीएचडी थीसिस जिसने लिटरेचर रिव्यू कैसे किया उसके बारे में संक्षिप्त विवरण में आपको देता हूँ। पहला उन्होंने जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर एक सेक्शन बनाया, और ये भी अच्छा तरीका आप सेक्शंस बनाएं। एक सेक्शन उन्होंने मोटा जो एक पन्ने का, आधा पन्ने का लिखा हो कि मीडिया इफेक्ट्स क्या है और क्यों मीडिया इफेक्ट्स से हटकर भी हमें सोचना चाहिए जब आप यूएनजी या यूजर एंड ग्रेटिफिकेशंस का लिटरेचर रिव्यू करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ऑडियंस रिसर्च, मीडिया इफेक्ट्स के बाद में उन्होंने छोटा सा एक पैराग्राफ और लिया जिसका नाम, टाइटल उन्होंने दिया, सेक्शन जिसका बनाया ऑडियंस रिसर्च। कहने का मतलब है कि ऑडियंस क्यों देखता है। अगर आप ख़ास किस्म का टेलीविज़न स्टेशन देखते हैं, जैसे आप एनडीटीवी हिंदी देखते हैं, तो एनडीटीवी हिंदी क्यों देखते हैं, आप आज तक क्यों नहीं देखते, आपको इंडिया न्यूज़ क्यों नहीं देखते, या आप इंडिया न्यूज़ देखते हैं तो दूसरे चैनल क्यों नहीं देखते। इस तरह के सवाल जो है आप उसके अंदर पूछेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये थियरी ऑफ मीडिया इफेक्ट्स, अलग अलग थियरी क्या निकल कर आई वो है। फिर यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन रिसर्च के अंदर उन्होंने एक काम किया कि जो महत्वपूर्ण स्टडीज़, सर्वेक्षण या शोध हुए हैं, उनका उन्होंने संक्षिप्त विवरण दिया। जैसे मैं कुछ नाम आपको सुना देता हूँ, जैसे ब्लूमर एंड कार्ट्स मॉडल, उसके बाद रोजेंस रेंस मॉडल, उसके बाद एक्सपेक्टेंसी वैल्यू अप्रोच,
उसके बाद अदर मॉडल्स जो हैं, उसके बाद एक रूबिन की बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी हुई थी, वो लिखा था। तो हर स्टडी के बारे में उसकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण वो करते चले गए। मुझे ये तरीका, इस तरह का लिटरेचर रिव्यू करने का तरीका ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि लगभग वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने कहा था कि प्राय हमें नहीं लिखना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, नहीं करना चाहिए। वो ये कि हर स्टडी के बारे में अपन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखते चले गए और इस तरह से आपने आखिरी में सबका सारांश बना के लिख दिया। बात वो नहीं है। लिटरेचर रिव्यू से ये निकल कर आना चाहिए कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी से संबंधित और पूर्व स्टडीज़ क्या हुई हैं और उनसे क्या निष्कर्ष निकल कर आए हैं और निष्कर्षों में क्या अंतर्भेद है, वो आपको पता लगाना ज़रूरी है। अलग अलग कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इन सब का जब आप एक बंधावे तरीके से लेख लिखते हैं तो उसको अपन कहते हैं कि अच्छा लिटरेचर रिव्यू कहा गया है। तो ये बात मैं कहकर अब समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो लेसन के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पे बात करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।